बच्चों, मैं तुम्हें सामाजिक वर्गीकरण पेपर 3 में सामाजिक वर्गीकरण के संबंध में बता रही थी। हम व्यापारिक वर्ग है उसके संबंध में चर्चा कर रहे थे। उच्च वर्ग का कैसी स्थिति थी के बारे में हम मध्यकाल में आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं। जो व्यापारिक वर्ग था उसकी जो स्थिति है वो इतनी उत्कृष्ट थी कि उनका देश में ही आंतरिक एवं व्यापार ही नहीं था, बल्कि उनका विदेशों में भी व्यापार था। और विदेशों में जो व्यापार था वह व्यापार साधारण नहीं था, असाधारण था। असाधारण कैसे था? असाधारण ऐसे था कि विदेशों में वो भारतीय संस्कृति को ले गए थे। व्यापारी लोग भारत की संस्कृति को जहाजों से मध्य पूर्व एशिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया आदि देशों में ले गए थे। भारत की संस्कृति के प्रतीक अभी भी आपको पता है वहाँ मौजूद हैं। आप इंटरनेट पर आप देखते होंगे, कई वीडियोस आते होंगे, उसमें हमारी संस्कृति के, हमारे त्योहारों के, हमारे राष्ट्रीय पर्वों के, उत्सवों के मनाए जाने के आपको वहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। पंडित पुरोहित भी इसी लगे मध्यकाल में वहाँ पहुँच गए थे। कई व्यापारियों ने तो वहाँ के राजा की राजकुमारियों से या अन्य लड़कियों से शादियाँ भी कर ली थी। इस अंतर्राष्ट्रीय विवाह के कई सुखद सांस्कृतिक संयोग एवं समन्वय के परिणाम सामने आए। हमारा जो पेपर है वो संस्कृति से रिलेटेड है, और संस्कृति से रिलेटेड समाज है, सामाजिक जीवन है। तो हर सामाजिक जीवन में हम संस्कृति ढूंढते हैं, और यहाँ क्या संस्कृति का विशेषता देखने को मिलती है? सांस्कृतिक समन्वय, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक समन्वय हमें देखने को मिलता है। ये विवाह के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, हिंदू संस्कृति के माध्यम से, बौद्ध उपदेशों के माध्यम से, बौद्ध स्तूपों के माध्यम से, रुचि के माध्यम से हमें वहाँ सांस्कृतिक समन्वय के परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। व्यापारियों के पीछे ब्राह्मणों, पुरोहितों के वहाँ पहुँचने से क्या हुआ? कला एवं धर्म के भी नए कीर्तिमान स्थापित हुए। जैसे जावा में बौद्ध धर्म, बोरोबुडूर एवं कंबोडिया में सबसे बड़ा विश्व का मंदिर जो कि अंगकोर वाट के नाम से जाना जाता है, जहाँ विष्णु की पूजा की जाती है, जिसे सूर्यवर्मन ने शुरू करवाया था और धर्मवर्मन ने उसे पूरा कराया। और ये विष्णु मंदिर जो है वहाँ उसकी दीवार पर भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रमाण रामायण और महाभारत चित्रमय दीवारों पर अंकित हैं। और आपको इस परिचय से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के नवीन आयाम पढ़ने को मिलते हैं। ये व्यापारी अपने साथ दास यानी सर्फ कहते थे, श्रमिक, कृषक, इनको भी ले गए थे। कृषकों के संबंध में एक विशेष बात यह है कि जो जावा आदि देशों में सिंचित चावल की विधि पैदा करने की भारतीय विधि से वे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और वो विधि चावल को किस तरीके से बोया जाता है, उसकी फसल कैसे की जाती है, इसका विकास हमको देखने को मिलता है। इसका श्रेय भारतीयों को आज भी दिया जाता है। अतः निम्न वर्ग के भी एक श्रेणी का मध्य एशियाई देशों में मध्यकाल में विकसित हो गई थी और वहाँ रच बस गई थी, जिसके प्रमाण हमें आज भी मिलते हैं। ये अमीर व गरीब प्रवासी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को जहाज से विदेशों में ले गए थे। ज़्यादातर ये प्रायद्वीप के देश हैं जो कि द्वीपों में बसे हुए हैं। द्वीप हैं, द्वीपीय क्षेत्र हैं, द्वीपीय देश हैं, जहाँ हमारी संस्कृति तब गई थी और उसके प्रमाण आज भी हमें देखने को मिलते हैं।
चीन भारत से अफीम मंगाता था और तत्कालीन समय में चीन से व्यापार के कोंटूर नदी बंदरगाह में नए मंदिरों व अन्य अरब चीनी फारस के व्यापारियों से व्यापार के सारे प्रमाणों के साथ आध्यात्मिक एवं धार्मिक विकास एवं समन्वय के प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। चीन के दरबार में मध्य एशिया के देशों से बौद्ध ज्ञानी, भिक्षु एवं चिकित्सक आदि के प्रमाण प्राप्त हुए। आपको पता है हमारे दूत दूसरे देशों में जाते थे, हमारे चिकित्सक दूसरे देशों में जाते थे, वहाँ के चिकित्सक आते थे। ये सब क्या है? समाज से संस्कृति का समन्वय है। विडंबना यह है कि तत्कालीन दास प्रथा, श्रमिकों का शोषण, किसानों से बेगार लिया जाना, ये जो सारी चीजें हैं जो कि एक समाज की अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन तत्कालीन लेखकों ने इसको कलमबद्ध करते समय इस शोषण को बुरा नहीं बताया है, इसे एक सामान्य व्यवस्था की तरह लिख दिया है। सामंत तो वो जागीरदारों एवं जमींदारों द्वारा निम्न वर्ग को दबाया जाता था। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तथ्य को लिखते समय लेखकों ने उसको सामान्य बताया। ये एक तरह की विडंबना है, आयरनी है कि इसे लेखकों द्वारा गलत बताया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसको गलत नहीं ठहराया है, इसे समाज की व्यवस्था का एक सामान्य रूप बताया है। विद्यार्थियों, अब हम निम्न वर्ग की सामाजिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करें। अभी तक आपने उच्च वर्ग के बारे में पढ़ा। जनसाधारण वर्ग में मुख्यतः कृषक, वस्त्रकार, बुनकर, बढ़ई, लोहार, श्रमिक तबके के लोग आते थे। दक्षिण में चेट्टी व्यापारिक समुदाय के अंग थे। मुगल काल से कृषक वर्ग निम्नलिखित भागों में विभाजित था। कौन किस तरह के किसान थे? पहला था खुद काश्त। खुद काश्त, इसका तात्पर्य है वे किसान जो स्वयं की भूमि पर खेती करते थे, यानी खुद स्वयं उस भूमि के वे मालिक होते थे। पाटी काश्त, ये वे कृषक थे जो दूसरे गांव में जाकर अस्थायी रूप से खेती करते थे, यानी पट्टा लेकर खेती करना, परंतु वे खेत को बेच नहीं सकते थे, तो ये कहलाते थे पाटी काश्त, जो कि खेतों को बेच नहीं सकते थे लेकिन पट्टा लेकर उस पर अस्थायी रूप से खेती करते थे। एक होते हैं मुजारियान के कृषक, वो किसान जो दूसरों की भूमि पर बटाई पर कार्य करते थे, बटाई पर ले लेते थे। ये कृषक सामान्यतः गेहूं, चावल, बाजरा की खेती करते थे। मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया ताकि तकाबी यानी ऋण लेकर कृषक खेती संबंधी विकास का कार्य करते थे। कृषक अपनी भूमि को खेती योग्य भी बना लेते थे, इसे बनकटी कहा जाता था, यानी कि जो बंजर भूमि है या जो भूमि ठीक हो सकती है उसको जो ठीक करने की प्रक्रिया होती थी उसको बनकटी कहा जाता था। यानी कृषक अपनी भूमि को खेती योग्य भी बना सकता था, इसे बनकटी कहा जाता था। गन्ना, कपास, नील, रेशम आदि तिजारती यानी बाजार में नकदी बिकने वाली फसलें होती थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मालगुजारी नगद दी जाती थी। मैंने पहले भी आपको बताया कि वस्तु विनिमय को मध्यकाल में हुंडी कहा जाता था। अतः उपयुक्त परिदृश्य से आपको तत्कालीन सामाजिक वर्ग का एक मुख्य पहलू यानी क्लास कॉन्सेप्ट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम महिलाओं की स्थिति एवं संस्कृति का अध्ययन करेंगे। अब कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे सीधे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रॉम डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव।